राधिका एक अमीर परिवार की लड़की थी, लेकिन समय के साथ उसके घर की हालत बिगड़ गई थी। उसके माँ बाप को उसकी शादी एक गरीब परिवार में करनी पड़ी थी, लेकिन राधिका को अपने माँ बाप से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो अपने परिवार में अपने पति राजेश और सास आशा के साथ बहुत खुश रहा करती थी। वो सभी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। एक दिन वो किचन में काम करने के लिए जा रही थी कि तभी उसकी सास उसे रोकते हुए बोलती है, बहू कहाँ जा रही है तू? मैंने कहा था ना तुझसे कि तू अपने कमरे में आराम करियो, लेकिन तू है कि मेरी बात सुनती ही नहीं है। माँ जी मैं ठीक हूँ एकदम। मैं कमरे में बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए सोचा काम कर लूँ तो थोड़ा मन लग जाएगा। बहू अगर बोर हो रही थी तो टीवी देख लेती या अपनी किसी सहेली से फोन पे बात कर लेती, मन लग जाता तेरा। माँ जी आप तो जानती हैं ना कि मुझे किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, तो मैं क्या ही बात करूँ किसी से। बहू लेकिन तू गर्भवती है और इस समय तुझे आराम करने की बहुत जरूरत है। माँ जी एक अच्छे शरीर के लिए मुझे आराम के साथ साथ काम भी करना जरूरी है, वरना आगे चलकर मुझे ही परेशानी हो सकती है। हाँ बहू मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे तेरी चिंता रहती है, क्या करूँ? आप मेरी इतनी चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप बताइए कि आप नाश्ते में क्या खाएंगे? मेरा तो आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है, बाकी आप बता दो। बहू इस घर में वही बनता है जो तुझे पसंद होता है, क्योंकि तेरी पसंद ऐसी होती है जो सभी को पसंद आ जाए, इसलिए हम भी वही खा लेंगे। ठीक है फिर आप बैठिए, मैं अभी सबके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। राधिका इतना कहकर किचन में जाती है और पराठे बनाने लगती है, और कुछ देर बाद वो पराठे बनाकर सभी को नाश्ते के लिए बुलाती है। तभी आशा अपने बेटे राजेश को बुलाकर कपड़ों को देखकर बोलती है, क्या हुआ बेटा, आज तो ऑफिस नहीं जाएगा? अभी तक घर के कपड़ों में ही घूम रहा है, तू तो अभी तक तैयार भी नहीं हुआ है। माँ वो आज राधिका को डॉक्टर के पास लेके जाना था, इसलिए मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली। उसके चेकअप के बाद अगर समय मिलेगा तो ऑफिस चला जाऊंगा। अरे हाँ बेटा, आज तो बहू को डॉक्टर के पास ले जाना था, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया, लेकिन तुझे याद था। हाँ माँ मुझे याद था, उसने जो कुछ भी हमारे घर के लिए किया है उसके आगे हम कितना भी करें वो कम है। उसने हमारी हर कमी को अपनाया है, कभी हमें महसूस नहीं होने दिया कि हम उसके काबिल नहीं है। हाँ बेटा तू सही कह रहा है, बहू ने हमारा हर चीज में साथ दिया है। माँ जी आप लोग फिर से शुरू हो गए हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस वही किया जो इस घर की बहू होने के नाते मुझे करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती है। हाँ बहू लेकिन तू इतने अमीर घर की लड़की थी, फिर भी तू हमारे इस गरीब खाने में रही, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ राधिका माँ सही कह रही है, इस बात के लिए तुम मुझसे नाराज मत हो, तुम मेरी पत्नी हो। मैं बस इतना जानती हूँ कि अब यही मेरा घर है और अब मुझे यहीं रहना है। मेरा मायका कैसा था ये कोई मुझसे नहीं पूछेगा, लेकिन मेरा ससुराल कैसा है ये सब पूछेंगे, और मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ, इसलिए आगे से आप लोग इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है बाबा, हम तुमसे वादा करते हैं कि आज के बाद कभी इस बात को ना दोबारा नहीं उठाएंगे। लेकिन अभी तुम नाश्ता करके जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें डॉक्टर के पास जाना है तुम्हारे चेकअप के लिए। जी ठीक है, लेकिन आप भी तो नाश्ता कर लीजिए। अरे मैं तो खा लूंगा, लड़कियों को हर काम में ना समय लगता है, तो मैंने सोचा तुम्हें पहले बता देता हूँ। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद राजेश राधिका को लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है और उसका चेकअप करवाता है। थोड़ी देर बाद दोनों घर वापस आ रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि सड़क पर बहुत भीड़ लगी होती है और एक औरत एक आदमी से लड़ रही होती है। दोनों उनके पास जाते हैं। राधिका उस औरत को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी लंदन वाली अमीर चाची होती है। चाची जी आप यहाँ कैसे? आप तो लंदन में थी ना? हाँ बेबी, अच्छा हुआ तू मुझे यहीं मिल गई। तुझे पता है तेरा घर ढूंढने में मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। अरे चाची जी, तो आपने आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपको एयरपोर्ट पे लेने आ जाती। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। ये गाड़ी वाला मुझे सुबह से घुमा रहा है, लेकिन सही जगह नहीं पहुँचाया इसने। कोई बात नहीं, अब आपको मैं मिल गई हूँ ना, अब आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पूरे दिन बस यही एक काम तो अच्छा हुआ है जो तेरे से मुलाकात हो गई। राधिका ये तुम्हारी कौन सी चाची है? मैंने तो इन्हें आज से पहले कभी नहीं देखा। मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगी, ये शादी में भी नहीं आई थी। ठीक है, अब चलो चलते हैं, बहुत देर हो गई, माँ भी इंतजार कर रही होंगी। जी चलिए, सच में बहुत देर हो गई है। राधिका ये तुम्हारा पति है क्या? जी चाची जी, ये राजेश हैं, मेरे पति। एक छोटी सी कंपनी में मैनेजर हैं।
बाकी बातें घर चलकर करें। राधिका इतना कहकर अपनी चाची को लेकर अपने ससुराल पहुंचती है। राधिका की चाची उसका छोटा सा घर देखकर उससे बोलती है, राधिका, तुम इतने छोटे घर में रहती हो? ओह माय गॉड, मुझे तो लगा कि इतने बड़े बाप की बेटी हो, आराम से किसी बंगले में रहती होगी। मैंने सोचा था कि कुछ दिन तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन तुम्हारा ये छोटा सा घर देखकर मुझे तो लगता है कि मैं यहाँ एक दिन नहीं रह पाऊंगी। चाची जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप मेरे ससुराल वालों को ऐसे बेइज्जत नहीं कर सकती। मैं बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हें सच बोल रही हूँ। बहू, ये कौन है जो हमारे घर में खड़ी होकर हमारे घर की बेइज्जती कर रही है? माँ, ये राधिका की चाची है, लंदन से आई है। चाची जी, आप मेरे कमरे में चलिए, आराम कर लीजिए, काफी दूर से आई है ना, थक गई होंगी। राजेश इतना कहकर राधिका की चाची को अपने कमरे में लेकर जाता है और कुछ देर बाद वो राधिका के पास आता है और बोलता है, अब बताओ ये कौन है? राजेश जी, ये मेरी चाचा जी की पहली पत्नी है। मेरे चाचा जी ने इनसे तलाक ले लिया है। अब दोनों अलग अलग रहते हैं। चाचा जी को परिवार से मतलब नहीं है, इसलिए वो अपनी दूसरी फैमिली के साथ कहीं और रहते हैं। लेकिन चाची जी कभी कभी हमसे मिलने आती हैं। इनके अंदर बस एक ही कमी है कि इन्हें अपने पैसे का बहुत घमंड है। वो बताने की जरूरत नहीं है, वो तो इनकी बातों से पता चल गया। इनके इसी घमंड की वजह से चाचा जी ने इन्हें भी छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम मेरे चाचा जी के पास पैसे नहीं थे। वो ये उनकी बेइज्जती करती थी। मैं बस इतनी सी प्रार्थना कर रही हूँ भगवान से कि ये जल्दी से चली जाएं। अरे ऐसा नहीं बोलते, मेहमान भगवान का रूप है। राधिका के ससुराल वाले उसकी चाची का बहुत अच्छे से ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमीर होने के कारण वो हमेशा राधिका के ससुराल वालों की बेइज्जती करती रहती। एक दिन सभी साथ में खाने के लिए बैठते हैं, तभी उसकी चाची खाने में दाल रोटी देखकर बोलती है, ये क्या राधिका, तुम्हारे यहाँ खाने में सिर्फ दाल रोटी? तुम लोग ये खाना कैसे खाते हो? वो क्या है ना चाची जी, बाजार बहुत दूर है, इसलिए मैं सब्जी लेने नहीं जा पाई और आज मेरा सिर्फ दाल रोटी खाने का मन था, इसलिए मैंने यही बना लिया। राधिका, तुम कितनी मिडिल क्लास गरीब फैमिली में रहती हो। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी लाइफ जियोगी। चलो मैं तुम्हें बाहर लेकर चलती हूँ। नहीं, आप इसे बाहर मत ले जाइए। बहू को बाहर का खाना हजम नहीं होता। वैसे भी बहू अभी गर्भवती है, इसे सोच समझकर ही खाना चाहिए। मेरी बेटी गर्भवती है, तब तो आप लोग इसे दाल रोटी खिला रहे हैं। मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये अब यहाँ एक पल भी नहीं रहेगी। आप भिखारी लोग इसका क्या ही ख्याल रखेंगे। बस चाची जी, आपको जो बोलना है आप मुझे बोलिए, लेकिन मेरे ससुराल वालों को कुछ नहीं बोलेंगी आप, और मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन हाँ, आपको आए हुए बहुत दिन हो गए हैं और आपको मेरे ससुराल वालों की जितनी बेइज्जती करनी थी आप कर चुकी हैं। आपके इसी घमंडी स्वभाव के कारण कोई आपके साथ नहीं है। तुम मेरी ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकती हो। मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। मेरा परिवार गरीब जरूर है, लेकिन मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ है। लेकिन आपके साथ कौन है, जरा सोच कर देखिए। अगर आप किसी का घर बसा नहीं सकती है तो तोड़िए भी मत, कम से कम। राधिका की बातें सुनकर उसकी चाची का सर शर्म से झुक जाता है और वो सभी से माफी मांगकर लंदन वापस चली जाती है और राधिका पहले की तरह अपने परिवार के साथ रहने लगती है। प्रीति की माँ उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि सुंदर होने के बाद भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। कई रिश्ते तो हाँ करने के बाद भी शादी के लिए मना कर दे रहे थे। कुछ दिनों बाद अनीता को अपनी बेटी की शादी के लिए एक बहुत ही अच्छे घर का लड़का मिल जाता है। कहीं ये रिश्ता भी हाथ से ना चला जाए, इस डर से अनीता जल्दी जल्दी शादी करवाने की सोचती है और देख दिखाई के 2 दिन बाद की ही शादी तय कर देती है। प्रीति को हल्दी के लिए उसकी सास रमा अपने बेटे की हल्दी लेकर आती है और जैसे ही प्रीति को हल्दी लगाने जा रही होती है, तभी उसमें छिपकली गिर जाती है। ये देखकर रमा बोलती है, हे भगवान, ये कैसा अपशगुन है, शादी की हल्दी में छिपकली का गिर जाना। भगवान जाने कौन सी मुसीबत आने वाली है। बहन जी, आप बस मेरी होने वाली बहू की जल्दी से नजर उतार दो। मैं अपने बेटे की नजर उतार दूंगी। बुरी बला होगी तो जल्दी से जल्दी टल जाएगी, है ना बहन जी? सही बोल रही हूँ ना? हाँ, अब बात तो बिल्कुल सही बोल रही हो। मैं प्रीति की नजर बाद में उतार दूंगी, लेकिन उससे पहले उसकी हल्दी तो हो जाए। अरे ये कैसी बातें कर रही हो आप? शादी की हल्दी में छिपकली गिर गई,
और वही हल्दी मैं अपनी होने वाली बहू पर लगाने दूं। नहीं नहीं, ये रहने दो, मैं वापस घर जाकर दूसरी हल्दी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये हल्दी है तो ऊपर से साफ कर देंगे। और अगर आपको ये भी ठीक ना लगे तो हमारे घर में और भी हल्दी है, उसमें बेसन मिलाकर लगा देते हैं, निखार भी आ जाएगा मेरी बेटी के चेहरे पर। बहन जी, मेरी बहू को निखार की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ही इतनी गोरी है। हल्दी बेसन इसे क्या ही निखार देंगे। और हमारे लड़के की उतारी हुई हल्दी लड़की को लगाई जाती है। मैं ले आऊंगी थोड़ी देर में। हाँ माँ जी, माँ तो बोल रही हैं वो आएंगी। फिर आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? आप परेशान मत हो। परेशान कैसे न रहूं? अब तक इतने रिश्ते जो टूट चुके हैं, ऊपर से ये अब शगुन भी हो गया। अगर ये रिश्ता भी कहीं टूट गया तो? हे भगवान, मेरी गोरी बेटी की काली किस्मत की वजह से और उसके इतने सुंदर होने के बाद भी वो अब तक कुंवारी है। भगवान, इसकी शादी हो जाए बस अच्छे से, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेटी की माँ है ना अनीता जी, इसीलिए परेशान तो रहना ही है। जब तक मेरी बहू मेरे घर नहीं आएगी तब तक ये परेशानी इन्हें सताती ही रहेगी। क्यों अनीता जी, सही बोल रही हूँ ना मैं? आपको यही चिंता है ना? जी हाँ, परेशानी तो यही है। बस बेटी खुशी खुशी विदा हो जाए, मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। अनीता की परेशानी तो बनी ही रहती है, लेकिन कई परेशानी के बाद आखिरकार उसकी बेटी की शादी हो ही जाती है और वो खुशी खुशी विदा भी हो जाती है। प्रीति का उसके ससुराल में स्वागत किया जाता है। सब लोग बहुत खुश थे कि तभी प्रीति के पति ओम को उसके ऑफिस से कॉल आता है और वो बात करने लगता है। थोड़ी देर बाद ओम बात करके वापस अपनी माँ और प्रीति के पास आकर उनसे बोलता है, माँ, मुझे अभी जाना होगा। मेरे सर का कॉल आया था, मुंबई वाले ऑफिस में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मुझे कुछ 3-4 महीने वहाँ ही रहना पड़ेगा और 1.5 घंटे बाद की ही फ्लाइट है। हाँ तो कोई बात नहीं, मुंबई जा रहा है तो प्रीति को भी लेकर चले जा। अब ये यहाँ अकेले कैसे रहेगी? तेरे साथ ये भी चली जाएगी तो तुझे खाने पीने में भी मदद मिल जाएगी और ये भी घूम लेगी थोड़ा। नहीं माँ, काम अभी ज्यादा जरूरी है। मैं अगर प्रीति को लेकर गया तो मैं तो पूरा दिन ऑफिस में ही रहूंगा, लेकिन प्रीति घर पर अकेली क्या करेगी? इससे अच्छा है यहाँ आपके साथ ही रहे, यही ठीक रहेगा उसके लिए। ये कैसी किस्मत लेकर आई है बहू? आए हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ कि मेरा बेटा दूसरे शहर जा रहा है। आज तक मैं अपने बेटे के बिना एक दिन भी नहीं रही, अब पता नहीं कितने महीने रहना पड़ेगा। माँ, आप क्यों उसे बोल रही हो? वो तो अभी अभी आई और मेरे ऑफिस की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। इसमें उसकी क्या गलती है? आप उसे कुछ मत बोलो। और हाँ, मैं जितना जल्दी हो सकता है आ जाऊंगा। मैं आपका सामान पैक कर देती हूँ और रास्ते में कुछ खाने के लिए भी रख देती हूँ। वहाँ जाकर कॉल कर देना, ठीक है? और आप माँ जी की फिक्र मत करना, मैं हूँ यहाँ उनका ध्यान रखने के लिए। आप काम खत्म करके आना। कुछ देर में ओम अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। ओम के जाने के बाद रमा भी बड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से अभी उसके बेटे का घर बसा ही था और उसे जाना पड़ गया। धीरे धीरे कुछ दिन निकल जाते हैं। प्रीति घर को काफी अच्छे से संभाल लेती है। कुछ दिनों बाद रमा की पड़ोसन कांता आती है और रमा से बोलती है, अरे रमा, तुझे बहुत इंतजार था ना मोहल्ले में होने वाली प्रतियोगिता का। तो अब इस बार की प्रतियोगिता का दिन फिक्स हो गया है। अगले महीने की 6 तारीख को है प्रतियोगिता। और इस बार प्रतियोगिता में इनाम क्या रखा है? और हाँ, इस बार किस चीज की प्रतियोगिता है? अब तो तू ये समझ कि ये प्रतियोगिता और इनाम जैसे तुझे और तेरी बहू को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है। अच्छा, ऐसा क्या इनाम और प्रतियोगिता रख दी इन मोहल्लों वालों ने? इस बार ब्यूटी कॉन्टेस्ट है और तेरी बहू तो है ही इतनी सुंदर और गोरी चिट्टी, और इनाम में भी असली सोने की चैन है। अब तो वो पक्का तेरे घर ही आने वाली है। मोहल्ले की और औरतों ने भी तैयारी शुरू कर दी है, तो तू अपनी बहू की तैयारी शुरू करवा दे, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पक्का इनाम तेरे ही घर आएगा फिर। कांता की बात सुनकर रमा खुश हो जाती है और अपनी बहू के पास जाकर बोलती है, बहू, इस बार मोहल्ले में ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, तो तू तो वैसे भी इतनी सुंदर गोरी सी है, तो तू अभी से तू हल्दी चंदन का लेप लगाना शुरू कर दे। मैंने तेरा नाम लिखवा दिया है, इनाम लेकर आइयो तू। माँ जी, कम से कम मुझे बता तो देते, आपने मेरा नाम प्रतियोगिता में लिखवा दिया है। बहू, बताना क्या है, जो मैं चाहती हूँ तू वही करना। मेरा तो मानो जैसे ये सपना था कि मोहल्ले की प्रतियोगिता में मेरी बहू भी भाग ले, और अब तो मेरी बहू आ गई है, तो तैयारी कर।
ठीक है माँ जी, आपको अगर मेरे प्रतियोगिता में भाग लेकर जीतने से ही खुशी मिलेगी तो मैं इसमें भाग लूंगी और जीतूंगी भी, लेकिन इसके लिए सामान भी तो होना चाहिए ना। सामान ले आओ ना माँ जी आप। ठीक है, मैं अभी जाकर मेकअप का सारा सामान लेकर आती हूँ, वरना मोहल्ले की औरतें तो दुकान पर कुछ भी ना रहने दे। तू अपनी सारी अच्छी वाली साड़ी भी एक तरफ कर दियो, उनमें से कुछ पहनना है तुझे। रमा प्रतियोगिता के लिए बहुत ज्यादा खुश होती है और अपनी बहू को सुंदर दिखाने के लिए ना जाने कौन कौन से लेप लगाने लगती है। धीरे धीरे प्रतियोगिता का दिन नजदीक आ जाता है। प्रतियोगिता से एक दिन पहले ही रमा अपनी बहू के चेहरे पर हल्दी चंदन का फेस पैक लगा देती है। प्रीति जैसे ही फेस पैक को हटाती है, उसके चेहरे पर लाल लाल धब्बे हो जाते हैं और वो रमा के पास जाकर बोलती है, माँ जी ये क्या हो गया? आपने क्या लगा दिया था मेरे चेहरे पर? लाल लाल धब्बे हो गए हैं। ऐसे तो मैं प्रतियोगिता में हार जाऊंगी ना। ना जाने कौन सी काली किस्मत लिखवा कर आई है तू। इतने दिनों से तो सब ठीक था, प्रतियोगिता से एक दिन पहले ही ये सब होना था। लगता है मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। माँ जी लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो वही कर रही थी ना जो आपने बोला था। गलती तो तेरी काली किस्मत की है। जितनी तू चमकती है ना, अगर उतनी ही तेरी किस्मत चमक जाती तो कितना अच्छा होता। अब क्या मुंह दिखाऊंगी मैं सबको। रमा बहुत ही उदास हो जाती है। अगले दिन प्रीति प्रतियोगिता के पहले ही राउंड में बाहर हो जाती है। रमा अब तो प्रीति की काली किस्मत को ही कोसने लगती है और रोज रोज प्रीति को ताने देती रहती है। ऐसे ही दिन निकलते रहते हैं। कई दिनों बाद ओम वापस घर आता है। अपनी माँ और प्रीति को मिठाई खिलाकर बोलता है, माँ मैं अपनी शादी के दिन ही मुंबई चला गया था और वहाँ का सारा काम अच्छे से संभाल लिया, इसलिए मुझे कंपनी की तरफ से फ्लैट और कार ऑफर हुई है। अब हम फ्लैट में रहने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने। बधाई हो बहुत आपको, इतनी बड़ी खुशी मिली है आपको। सच में ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ऐसा लग रहा है इतने दिनों बाद कोई खुशखबरी सुनी है, वरना इस गोरी बहू की काली किस्मत की वजह से तो कुछ अच्छा सुनने को मिल ही नहीं रहा था। माँ अब प्रीति को क्यों बोल रही हो? उस बेचारी ने तो कुछ बोला भी नहीं। और आप खुद ही बताओ, अगर मैं उस दिन नहीं जाता या प्रीति मुझे जाने से मना कर देती तो आज मुझे फ्लैट और कार मिलती नहीं ना। हाँ बात तो तू ठीक बोल रहा है, लेकिन माँ लेकिन कुछ नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बेटे ने और उसके परिवार ने दोनों ने तरक्की कर ली है। और अपनी बहू को कोसना बंद करो अब। ओम की बात सुनने के बाद रमा को भी थोड़ी खुशी होती है और वो अब प्रीति को उसकी काली किस्मत का ताना देना बंद कर देती है। कुछ दिनों बाद वो तीनों फ्लैट में रहने चले जाती हैं और धीरे धीरे सब ठीक हो ही जाता है। उर्मिला की बहू कोमल शादी के बाद ही अपने पति को अपना तोता बना लेती है। लेकिन क्या अपनी बीवी के इस माया जाल से अमन निकल पाया या फिर उसने अपनी बीवी के कहने पर अपनी माँ को भी सताया? आइए जानते हैं इस कहानी में। अमन की शादी को अभी महज 15 दिन ही हुए हैं, लेकिन इन दिनों में उसके अंदर बहुत से बदलाव देखने को मिले थे, जिसे देखकर उर्मिला को ऐसा लगने लगा कि उसका बेटा तो अब उसके हाथों से निकल गया है। तब एक रोज उर्मिला ये देखने के लिए कि उसका बेटा वाकई अपनी बीवी की भाषा यानी कि उसकी रटी रटाई बातों को बोलने लगा है, वो इसकी जांच करती है और अपनी बेटी से कहती है, अमन मैं कुछ समय के लिए अपने घर जा रही हूँ, वो भी पूरे घर की जिम्मेदारियों को कोमल बहू पर छोड़कर। क्या वो सब कुछ संभाल लेगी? ये तो माँ मैं आपको ना कोमल से पूछकर बता पाऊंगा। क्यों, उसके फैसले तू नहीं ले पा रहा है क्या? माँ वो अभी नहीं है इस घर में, क्या फायदा मैं कह दूं और वो इस घर की जिम्मेदारी संभाल लेगी, लेकिन वो नहीं कर पाई तो दिक्कत होगी ना माँ। अपने बेटे अमन की ये बात सुनने के बाद उर्मिला अपने मन में सोचती है, मैं सही ही सोच रही थी, ये तो अभी से अपनी बीवी का मिट्ठू बन गया है, बिल्कुल रट्टू तोते की तरह, उसकी बात ही गाएगा अब तो। तभी देर शाम उर्मिला अपनी बहू कोमल से कहती है, बहू तुझे अमन ने कुछ बताया क्या? हाँ माँ बताया था कि आपने कहा है कि आप कहीं जा रहे हो और मुझे घर की जिम्मेदारियाँ संभालनी है। तो क्या सोचा है तूने? वो आपको अमन बता देंगे। कुछ समय बाद अमन खुद ही हॉल में टीवी देख रही अपनी माँ उर्मिला से जाकर कहता है, माँ मैं घर तो संभाल लूंगी, लेकिन घर की चाबी मुझे देकर जाएं, तब मैं घर संभालने के लिए तैयार हूँ। जो तेरी बीबी ने तुझे चाबी भर के कही वो ही तू मुझे यहाँ आकर कह रहा है, जोरू का मिट्ठू तोता? माँ उसने जो कहा वही मैंने आपसे कहा। उर्मिला कहीं जाने वाली नहीं थी
वो तो जांच रही थी कि क्या सच में उसका बेटा अपनी जोरू का रट्टू तोता बन गया है, और ये तो सच था। अगले दिन सुबह अमन ऑफिस जा रहा था, तभी उर्मिला अमन से कहती है, बेटा आज घर का राशन लाना है। तूने कहा था मुझसे कि सुबह पैसे मांग लेना, तो दे दे, वरना तू ऑफिस चला जाएगा तो मैं कहाँ से राशन लाऊंगी। जी माँ, अभी देता हूँ, बैग में ही रखा है। ये बोलकर जैसे ही अमन अपने बैग में से पैसे निकालने लगता है, वैसे ही कोमल ये देख लेती है और अपने पति को कहती है, अमन, ओ अमन, जरा इधर तो आना। हाँ हाँ, अभी आया। अब क्या था? कोमल अमन को प्यार से बुलाकर उससे कहती है, जाओ और अपनी माँ से कहना मेरे पास पैसे नहीं है और मेरी अब शादी हो गई है, कल को बच्चे होंगे तो मैं उनकी जरूरतों को कैसे पूरा कर पाऊंगा। तभी अमन अपने कमरे से बाहर आता है और अपनी माँ को यही शब्द कहता है जो कि उसकी बीवी ने कहा था। जाओ और अपनी माँ से कहना कि मेरे पास ना पैसे नहीं है, मेरी भी ना शादी हो गई है, कल को बच्चे होंगे तो मैं उनकी जरूरतें कैसे पूरी कर पाऊंगा। जोरू का रट्टू तोता बोला, चल ठीक है, जा तू ऑफिस। देर शाम उर्मिला से मिलने पड़ोसन कमला आती है और उर्मिला को देखकर कहती है, क्या हुआ तुझे आज, तो इतनी उदास क्यों है? क्या बताऊं विमला, मेरा बेटा तो रट्टू तोता बना फिर रहा है अपनी बीवी के आगे पीछे। मेरी तो एक बात नहीं मानता। जब से इसकी शादी हुई है, जो वो बोलती है वही करता है। उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, क्या करूं मैं। शादी के बाद तो सब बदल ही जाते हैं उर्मिला, ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मेरा बेटा बदला थोड़ी है, ये तो अपनी बीबी की बातें रट रहा है। कुछ देर में कमला वहाँ से चली जाती है। देर रात तक कोमल खाना नहीं बनाती, तब उर्मिला अपनी बहू से कहती है, बहू आज खाना नहीं बनाएगी क्या? रात के 9 बज रहे हैं। नहीं माँ जी, आपका सुबह वाला खाना होगा ही, आप वो खा लेना। अमर और मेरा खाना हमने बाहर से ऑर्डर किया है। ठीक है, मैं खा लूंगी सुबह वाला खाना ही। देर रात ऑर्डर आता है और अमन और कोमल के खाने के बाद जो भी प्लेट में बचता है उसे कोमल अमन के कहने पर उसकी सास उर्मिला को भिजवाती है। तभी अमन भी झूठी प्लेट लेकर अपनी माँ के कमरे में जाता है और अपनी माँ को खाना देते हुए कहता है, ये माँ को दे आओ, बचा हुआ खाना बर्बाद होने से अच्छा है ना कि वो बुढ़िया खा लेगी। ये सुनकर उर्मिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोते हुए सो जाती है। अगली सुबह उर्मिला अपने बेटे अमन से कहती है, अमन बहू को देख, चाय बना ली हो तो मुझे दे दे, मेरे सर में बहुत दर्द है। ठीक माँ, अभी कहता हूँ। माँ की बात लेकर अमन अपनी पत्नी के पास जाता है और माँ को चाय देने के लिए कोमल से कहता है। तभी कोमल अमन से कहती है, अपनी माँ को जाकर बोल दो मैं उसके बाप की नौकर नहीं हूँ जो काम छोड़कर चाय देने जाऊंगी, खुद किचन में आकर बना ले। अमन भी थोड़े समय बाद अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से वही बात कहता है। अपनी माँ को जाकर बोल दो मैं उसके बाप की नौकर नहीं हूँ जो काम छोड़कर चाय देने जाऊंगी, खुद किचन में आकर ना बना ले। जोरू का रट्टू तोता फिर से बोला, जा बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है इसमें, गलती तो मेरी है जो तुझे तेरे पैदा होने पर मामा बोलना नहीं सिखाया, क्योंकि तू तो पैदा होते ही नर्स पर लाइन मारने लग गया था और उसी में समझ आ गई थी कि ये मेरे हाथों से निकल चुका है। उर्मिला अपनी बहू के ड्रामे से परेशान हो चुकी थी क्योंकि कोमल अमन को उर्मिला के खिलाफ कर चुकी थी। ऐसे में एक रोज कोमल मार्केट जा रही थी, तभी वो अमन से कहती है, जाओ और जाकर अपनी माँ से कह दो कि हमें मार्केट से आने में लेट होगा और जब तक हम आएंगे तब तक माँ खाना बना कर रख ले। अमन भी अपनी पत्नी की बात रटने के लिए अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को माँ कहने से भी पहले कहता है, जाओ और जाकर अपनी माँ से कह दो कि हमें मार्केट से आने में लेट हो जाएगा और जब तक ना हम आएंगे तब तक माँ खाना बना के रखे। जोरू का रट्टू तोता फिर से बोला, मेरे बेटे, तुझे तो तेरी बीबी मुजरा भी करवाएगी तो तू पैरों में अपने घुंघरू बांध कर कहेगा, बताओ अब नाचना है या गाना है। अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर उर्मिला मन में सोचती है, मैं अपने बेटे को समझा तो सकती नहीं और मेरी बहू अच्छे घर की होती तो मेरे खिलाफ मेरे बेटे को नहीं भड़काती। अब तो बस भगवान पर ही भरोसा है। अगले दिन सुबह सुबह कोमल अपने पति को उठाते हुए कहती है, जाओ और जाकर अपनी माँ से कहो आज मुझसे कुछ नहीं होने वाला है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब रट्टू तोता चला अपनी बीवी का मैसेज ट्रांसफर करने और अपनी माँ को उठाते हुए अमन कहता। उससे पहले ही उर्मिला बोल पड़ती है, बोल बेटा, आज अपनी बीबी का कौन सा संदेश लेकर आया है मुझ तक पहुँचाने के लिए। जाओ और जाकर अपनी माँ से कह दो कि आज मुझसे कुछ नहीं होने वाला है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर सुबह सुबह उसके ड्रामे शुरू हो गए। अब जा जोरू के रट्टू तोता, जा,
तेरी बीवी को और कोई संदेश भिजवाए तो मेरे पास ही आएगा। जा, वरना सुबह सुबह मुजरा करवाने लगेगी तुझसे वो। कुछ समय बाद कमला का उर्मिला से मिलने आना होता है। तभी उर्मिला अपनी बेटी को कहती है, अमन जा, बहू को कह दे 2 कप चाय बना लेगी, कमला आई है। जी माँ, मैं अभी बोल देता हूँ कोमल को। जैसे ही अमन कोमल को चाय बनाने के लिए बोलने जाता है, वैसे ही कोमल उसे रटवा कर भेजती है। माँ को कह दो मैं चाय नहीं बनाने वाली हूँ, और ये कमला आंटी को कोई काम नहीं है क्या, रोज रोज आ जाती है। उर्मिला, ये अमन क्या कह रहा है? तेरी बहू ऐसे बोलती है क्या मेरे बारे में? कमला बैठ, गुस्सा क्यों हो रही है? मैंने तुझे बताया था ना कि ये उसकी बोली नहीं है, ये इसकी बीबी बोलती है। ये अपने जोरू का तोता है, जो कहती है बस मुझे वही आकर कह देता है। तेरी बहू को तो मैं देख लूंगी। कुछ समय बाद अमन अपनी पत्नी कोमल को अपनी माँ से फोन पर बातें करते हुए सुनता है। माँ, जैसा आपने कहा मैंने वैसे ही अमन को अपने वश में कर लिया है और उसे जो मैं कहती हूँ वो वही करता है। अपनी माँ की तो एक नहीं सुनता। कोमल को क्या पता कि उसकी ये बात अमन सुन लेगा, लेकिन कुछ समय बाद कोमल अमन से कहती है, अपनी माँ को घर से निकाल दो, मुझे उन्हें अब इस घर में नहीं रखना है। लेकिन अब की बार जो होना था वो किसी को नहीं पता था। अमन कोमल के साथ अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ उर्मिला से कहता है, अपनी माँ को घर से निकाल दो, मुझे उन्हें अब इस घर में नहीं रखना है। तुम यही चाहती थी ना, लेकिन मैं अपनी माँ को इस घर से निकालने वाला नहीं हूँ। निकलोगी तो तुम अभी के अभी जा सकती हो। तुम याद रखो, तुम मेरे मिट्ठू हो। तुम भी याद रखो, ये मेरा घर है और मुझ में दिमाग है कि कब कैसे क्या करना चाहिए। अमन अपनी बीवी की चाल समझ चुका था, तभी वो अपनी माँ उर्मिला को सपोर्ट करता है। ये देखकर उसकी माँ बहुत खुशी महसूस करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।